जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग कवर करने वाले हैं मैथ प्रैक्टिस सेट नंबर 9। जो टोटल जितना भी सवाल रहेंगे टोटल प्रीवियस क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, अभी तक हम लोग सेट नंबर 8 तक कवर कर चुके हैं। आज चलेगा सेट नंबर 9। जो भी सवाल रहेगा टोटल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो आज का सबसे पहला सवाल देखते हैं। आज का सबसे पहला सवाल है टाइम एंड वर्क का, और सेकंड सवाल है त्रिकोणमिति का। सबसे पहला सवाल देखिए, ए और बी एक काम को 6 दिनों में कर सकता है। ठीक है, ए और बी एक काम को 6 दिनों में कर सकता है। अकेला ए उसी काम को 12 दिनों में कर सकता है, तो बी अकेला उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। यहाँ पे समझिए सवाल को। देखिए, ए प्लस बी यानी कि ए और बी मिलकर कितने दिन में कर रहा है, तो 6 दिन में कर रहा है। कितने दिन में? 6 दिन में। अकेला ए उसी काम को 12 दिनों में कर रहा है। अकेला जो ए है उसी काम को 12 दिनों में कर रहा है, तो बी उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। यहाँ पे देखिए 6 और 12 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 6 और 12 का एलसीएम आ जाएगा 12। कितना आ जाएगा? 12। ठीक है, ये जो मेरा 12 है ये मेरा टोटल वर्क है। क्या है? टोटल वर्क है, यानी टोटल काम है 12। 6 से 12 कितना बार में? तो 6 से 12 2 बार में। 12 एकम 12। ठीक है, 12 एकम 12। ये मेरा क्या निकला? 2 और 1 दिन का काम निकला है। देखिए, ए प्लस बी मिलकर अगर 2 दिन में एक दिन में 2 काम करेगा तो 6 दिन में 12 काम करेगा। अगर ए एक दिन में 1 काम करता है तो 12 दिनों में 12 काम करेगा। ठीक है, तो देखिए अकेला ए का एफिशिएंसी कितना है? 1 है। ए का अकेला एफिशिएंसी 1 है, और ये इन दोनों को मिला के 2 है। तो देखिए ए अकेला 1 है, तो यहाँ पे ए अकेला 1 यहाँ पे ले लेगा। दोनों को मिला के 2 है, तो बी अकेला स्वाभाविक कितना हो जाएगा? ये इसका भी 1 हो जाएगा। तब दोनों मिलाकर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए सवाल बोल रहा है कि अकेला बी उसी काम को कितना दिनों में पूरा करेगा। टोटल वर्क कितना है? यानी कि बी जो अकेला है कितना है? टोटल वर्क 12 है। यानी किस इफिशिएंसी से करेगा बी? तो 1 के इफिशिएंसी से करेगा। ठीक है, तो 12/1 यानी कि 12 दिनों में काम को क्या करेगा? 12 दिनों में काम को समाप्त कर देगा। कौन? तो बी जो है 12 दिनों में काम को समाप्त कर देगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे। फिर से एक बार समझ लीजिए, देख लीजिए। ए और बी मिलकर 6 दिनों में काम करता है, और ए मिलकर अकेला 12 दिनों में काम करता है। दोनों का एलसीएम ले लिए तो कितना हो गया? 12। जो 12 ये मेरा टोटल वर्क है। टोटल वर्क है। ठीक है, 6 दूनी 12, 12 एकम 12। ये जो मेरा निकला है ये मेरा क्या है? ये मेरा एफिशिएंसी है, यानी कि क्षमता है। एक दिन काम करने का एफिशिएंसी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ देखिए ए का अकेला 1 है, तो यहाँ पे दोनों मिला के अगर 2 है, ए का अकेला 1 हो जाएगा और बी का 1 हो जाएगा। तब दोनों जाके ऐड होगा तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक है, तो बी का 1 आ गया, तो निकालना है किसी का? बी का ही निकालना था। बी उसी काम कितना दिन में करेगा? तो टोटल काम था 12। किस इफिशिएंसी से करेगा? तो 1 की इफिशिएंसी से। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 12 दिन में काम को समाप्त कर देगा। अब देखिए सेकंड नंबर सवाल। सेकंड नंबर सवाल है कॉसिक स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा इंटू कॉट थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। ठीक है, ये मेरा 4 ऑप्शन दिया। देखिए हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो आपको कुछ फॉर्मूला हम यहाँ पे नोट कर देते हैं, आप यहाँ पे लिख लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, उसके बाद सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है। उसके बाद कॉट स्क्वायर थीटा कॉसिक स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा, कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है। ये 3 फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। इसी से आप निकाल सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ से आप निकाल सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा, यहीं से आप निकाल सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा, इसी फॉर्मूला से। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कॉसिक स्क्वायर थीटा और माइनस कॉट स्क्वायर थीटा है। यहाँ पे देख रहे होंगे कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या है? तो 1 है। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट 1 पुट कर देंगे। क्या करेंगे? 1 पुट कर देंगे, क्योंकि फॉर्मूला होता है। ठीक है, फिर प्लस, अब देखिए यहाँ पे फॉर्मूला एक और होता है कि tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। क्या होता है? साइन थीटा बटा कॉस थीटा। और कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा। हम आपको त्रिकोणमिति पढ़ा चुके हैं। ठीक है, आप देखिएगा तो नीचे वीडियो जब प्लेलिस्ट में जाएगा तो आपको मिल जाएगा त्रिकोणमिति का। ठीक है, तो वहाँ से आप जाके डिटेल से देख सकते हैं। अब यहाँ पे पुट कर दीजिए 2 tan थीटा का मान कितना होता है? साइन थीटा बटा कॉस थीटा। ठीक है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। उसके बाद इंटू यानी कि गुना का चिन्ह है। कॉट थीटा का मान कितना होता है? कॉस थीटा बटा साइन थीटा। यहाँ पे क्या है? कॉस थीटा बटा साइन थीटा। अब देखिए यहाँ से कॉस कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल। यहाँ क्या बच गया? सिर्फ 2 बच गया। 2 + 1 यानी कि 3। इसका आंसर कितना आ जाएगा? 3। ठीक है, कुछ नहीं करना था, सिर्फ मान पुट करना था। इसका आंसर कितना आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी कि 3। ये आप इसको नोट कर सकते हैं, ये फॉर्मूला को। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला सवाल देखते हैं 3 नंबर और 4 नंबर सवाल।
आइए दोस्तों 3 नंबर सवाल को देखते हैं। 3 नंबर सवाल है tan थीटा बराबर 5/12 है, ठीक है। तो cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस tan थीटा इंटू cot थीटा का मान क्या होगा, ये मेरा 4 ऑप्शन है। अगला सवाल है कि 15 आदमी एक काम को 30 दिनों में पूरा कर सकता है, उसी काम को 9 आदमी कितने दिनों में पूरा करेगा, मेरा 4 ऑप्शन है, ठीक है। सबसे पहले इस सवाल को सॉल्व कर देखिए। tan थीटा बराबर 5/12 है, आपको ट्रिपलेट आना चाहिए, ट्रिपलेट, ठीक है। ट्रिपलेट होता है कि 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर इक्वल टू 13 का स्क्वायर होता है। कई कैसे होता है तो देख लीजिए। 5 का स्क्वायर 25 होगा, ठीक है, और 12 का स्क्वायर 144, ठीक है। जब जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, तो 169, और 13 का स्क्वायर कितना होता है, तो 13 का स्क्वायर होता है 169, ठीक है। तो ट्रिपलेट यहाँ से हो जाएगा 13। देखिए tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है P/B होता है। 5/12 है P/B, ठीक है। P का मान कितना है 5 और B का मान कितना है, B का मान है 12। अब यहाँ से H का मान कितना आ जाएगा, तो H का मान आ जाएगा 13। आपको पता है जो यहाँ ये बनता है, यानी कि हम आपको यहाँ समकोण त्रिभुज बनाएंगे तो क्या होगा, ठीक है। ये हो जाएगा, नामकरण कर देते हैं ABC। आपको पता है यहाँ अगर हम, ये क्या होता है 90 डिग्री होता है, ठीक है। ये हमेशा कर्ण, यानी कि कर्ण हमेशा क्या रहेगा, फिक्स रहता है, जिसको हम लोग हाइपोटेनस बोलते हैं, ठीक है। थीटा के अनुसार ये दोनों चेंज होते रहता है, यानी कि लंब और आधार चेंज होता है, किसके अनुसार, तो थीटा के अनुसार। अगर थीटा के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी लंब, क्या कहलाएगी, लंब। थीटा के सामने वाली भुजा लंब कहलाएगी, और बच गया जो वो आधार कहलाएगी, ठीक है। अब देखिए अगर थीटा हम यहाँ पे डाल दे तो ये मेरा लंब हो जाएगा और ये मेरा आधार हो जाएगा, ठीक है। तो थीटा के अनुसार चेंज होता है, तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे H का मान कितना आ गया 13। अगर ऐसे समझ में नहीं आया तो हम आपको निकाल के बता देते हैं, देखिए कैसे निकलेगा। आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, H स्क्वायर बराबर P² प्लस B², ठीक है। हमको निकालना क्या, H निकालना है। तो P का मान कितना है 5, P का मान 5 का स्क्वायर क्या कीजिएगा तो कितना जाएगा 25, प्लस B का मान कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर 144। अब जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 169 आएगा, ठीक है। H स्क्वायर बराबर कितना है 169। अब स्क्वायर को बराबर को उस साइड भेज दीजिए, रूट चढ़ जाएगा, तो H बराबर क्या हो जाएगा √169, यानी H बराबर कितना आ जाएगा 13, यानी कि कर्ण का मान कितना आ गया 13, ठीक है। कर्ण आ गया मेरा 13, यानी कि 13 निकल गया। आप ऐसे भी समझ लीजिए यहाँ पे। अब हमको देखिए यहाँ पे क्या निकालना है, या इसको हम मिटा देते हैं। आप समझ गए होंगे इसको कि कैसे आया 13, ठीक है। इसको हम मिटा देते हैं। अब देखिए निकालना है, इसका मान निकालना है। cos थीटा का मान क्या होता है, आपको पता है cos थीटा होता है, cos थीटा B/H होता है। क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है, B/H लिख देते हैं, B/H प्लस sin थीटा बराबर P/H, ठीक है, प्लस tan थीटा पर क्या होता है, tan थीटा पर होता है P/B और गुने cot थीटा पर होता है, इसका अपोजिट हो जाएगा B/P हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से देखिए P से P कैंसिल, B से B कैंसिल, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, तो सिर्फ 1 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए। B का मान कितना है, तो B का मान है 12/13 प्लस P का मान कितना है 5/13 प्लस 1। यहाँ पे देखिए 12 5 17/13, यानी कि 17/13 प्लस 1, इसको जोड़ दीजिए। आप यहाँ पे कितना जाएगा, यानी कि 17 प्लस 13/13, यानी कि 7 3 10, यानी कि 30/13। ये क्या हो जाएगा मेरा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 30/13, ठीक है। समझ गए होंगे, कुछ नहीं था, सिंपल था, बस वैल्यू पुट कर दीजिए, इसका मान आ जाएगा। अब अगला सवाल है 4 नंबर सवाल। 15 आदमी एक काम को 30 दिनों में पूरा कर सकता है, उसी काम को 9 आदमी कितने दिनों में पूरा करेगा, ठीक है। देखिए सवाल को समझिए, टाइम एंड वर्क से है। 15 आदमी, ठीक है, 15 आदमी जो है वो काम को 30 दिनों में समाप्त कर देता है, ठीक है। 15 आदमी काम को 30 दिनों में समाप्त करता है, यानी कि काम को क्या हो गया, समाप्त हो गया, ठीक है। अब उसके बाद बोल रहा है उसी काम को 9 आदमी कितने दिनों में पूरा करेगा, यानी इसी काम को 9 आदमी कितने दिनों में, यानी कि हम मान लेते हैं x दिनों में पूरा करेगा, ठीक है। कितने दिनों में पूरा करेगा, तो ये भी टोटल वर्क हो गया और ये भी टोटल वर्क हो गया, तो दोनों को हम बराबर कर सकते हैं, ठीक है। टोटल वर्क और टोटल वर्क को बराबर कर सकते हैं, ये भी टोटल वर्क हो गया और ये भी टोटल वर्क हो गया, यानी कि 15 आदमी एक काम को 30 दिनों में कर सकता है और 9 आदमी उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। अब यहाँ से आप घटा दीजिए, तो 3 से काटिए 3 बार में, ये 3 से 10 बार में, ठीक है, ये 3 से यहाँ 5 बार में, यानी कि 10 × 5 = 50, यानी x का मान जो आ जाएगा 50, यानी कि 50 दिनों में कर सकता है। यानी कि 9 आदमी कितने दिनों में पूरा कर सकेगा, तो 9 आदमी जो है ये 50 दिनों में पूरा करेगा। कितने दिनों में, 50 दिनों में, यानी ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो चलिए फिर इसको नोट कर लीजिए। अगला सवाल देखते हैं 5 और 6 नंबर सवाल। आइए दोस्तों 5 नंबर सवाल को देखते हैं। देखिए सवाल है कि एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 25% लाभ पर
1250 रुपये में क्या कर दिया, बेच दिया, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, यानी कि सीपी पूछ रहा है, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, देखिए 25% लाभ पर इतना रुपये में बेच दिया है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। 4 ऑप्शन है। अगला सवाल है कि यदि 2 अंकों का योग 15 है और उनका अंतर 3 है तो वह अंक कितने होंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसको सॉल्व करते। एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 25% लाभ पर इतना रुपये बेच दिया। चलो जो दिया वो उसको लिख लीजिए। प्रॉफिट कितना है, तो प्रॉफिट है 12%, सॉरी 25% है। कितना परसेंट है, 25% है लाभ। उसके बाद बेच दिया यानी कि सेल कर दिया, सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य यानी कि एसपी कितना दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 1250 रुपया। ठीक है, निकालना क्या है, हमको निकालना है सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस क्या होगा। तो यहाँ से देख लीजिए सीपी निकालेंगे। ठीक है, क्या निकालेंगे, सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रय मूल्य। जिस मूल्य पर किसी वस्तु को खरीदते हैं उसे हम क्रय मूल्य बोलते हैं, और जिस मूल्य पर किसी वस्तु को बेचते हैं उसे हम विक्रय मूल्य बोलते हैं यानी कि सेलिंग प्राइस बोलते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पे कितना दिया, 1250 रुपया, यानी कि 1250 रुपये में क्या किया, प्रॉफिट कितना है, तो 25%। जब भी आप सीपी निकालो, ठीक है, जब भी आप सीपी निकालो और एसपी दिया हो तो हमेशा जितना भी प्रॉफिट या फिर जितना भी लॉस होगा उसको हमेशा नीचे रखेंगे। ठीक है, नीचे रखेंगे यानी 100 ऊपर होगा, 100 ऊपर होगा, और जितना भी प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा उसको नीचे आएगा। कितना प्रॉफिट है, तो 25% यानी कि 125 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से कटा दीजिए कितना बार में, तो ये 10 बार में कटेगा, तो सीपी कितना आ जाएगा, सीपी आ जाएगा 100 × 10 यानी कि 1000। यानी कॉस्ट प्राइस कितना निकल गया, 1000, यानी कि ऑप्शन नंबर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर डी। फिर से समझ लीजिए सवाल को। देखिए सवाल कुछ नहीं है, सवाल कि एक व्यक्ति ने वस्तु को 25% लाभ पर इतना रुपए में बेच दिया। अगर समझ में नहीं आया तो जो दिया वो उसको आप लिख लीजिए। ठीक है, प्रॉफिट कितना, 25%, मेरे सेलिंग कितना कर रहे हैं, तो इतना कर रहे हैं 1250 रुपया। निकालना है क्या, मेरा सीपी निकालना है यानी कि कॉस्ट प्राइस निकालना है। ठीक है, तो सीपी निकालेंगे, किस पे निकालेंगे, तो जो जितना एसपी पे निकालेंगे ना, तो एसपी पे निकालेंगे। ठीक है, 1250 रुपया। जब भी सीपी निकालना हो और एसपी दिया हो तो 100 ऊपर रहेगा, जो भी प्रॉफिट है, जो लॉस होगा वो हमेशा नीचे रहेगा। अगर लॉस होगा तो नीचे रखेंगे, प्रॉफिट हो रहा है 25% तो 100 में 25 जोड़ देंगे यानी कि 125। अब ये जो 100 आया है ना वो परसेंट के बदले ही 100 ऊपर गया है। ठीक है, यहाँ से कटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 1000 रुपया क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य। ठीक है, चलिए अगला सवाल देते हैं। 6 नंबर सवाल, यदि 2 अंकों का योग 15 है और उनका अंतर 3 है तो वह अंक कितने होंगे। 2 अंक कोई भी ले लीजिए, 2 अंक यानी कि 2 यानी कि x और y ले लेते हैं, x और y। ठीक है, x और हम y ले लें। ठीक है, उनका योग कितना है 15, यानी कि x + y का मान कितना दे दिया है 15, और उनका अंतर कितना है 3 है। उनका अंतर इसी यहीं पे लिख लेते हैं, तो x - y = 3। अब दोनों को सॉल्व कर दीजिए। यहाँ से देखिए प्लस माइनस कट जाएगा, प्लस प्लस यानी कि x 2x बराबर कितना आ जाएगा 15 3 18, तो x बराबर कितना आ जाएगा 9। x का मान कितना आ गया 9। जब x का मान 9 आ गया तो y का मान कितना आ जाएगा, तो y का मान आ जाएगा, यहाँ से देखिए जब x का मान यहाँ 9 रखिएगा तो घटेगा, तो y का मान कितना आ जाएगा 6। ठीक है, y का मान 6 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि संख्या कितना है, अंक कितने हैं, x बराबर 9 और y बराबर 6। देख लीजिए यहाँ पे 9 और 6 किस में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है। कुछ नहीं था, सिंपल था, हल्का हल्का सवाल है। ठीक है, हल्का हल्का सवाल को ही धीरे धीरे अपर लेवल तक जाएंगे, है ना, तो समझ गए होंगे यहाँ पर। तो चलिए फिर अगला सवाल देखते हैं, 7 और 8 नंबर सवाल। आइए दोस्तों 7 नंबर सवाल को करते हैं। सवाल है कि एक वस्तु 20% हानि से 2400 रुपये में बेची जाती है। ठीक है, 20% हानि से इतना रुपए में बेची जाती है, तो 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसका विक्रय मूल्य कितना होगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो जो दिया हुआ 20% हानि दिया हुआ, उसके बाद बेच कितना में रहा है, तो 2400 रुपये यानी कि 2400 रुपये में बेची जाती है। हमको यहाँ से सीपी नहीं पता है, क्या पता नहीं है, सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस पता नहीं है। यहाँ से हम कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो हम यहाँ तक यूज़ करते हैं, उसके बाद में देखेंगे। यहाँ से पहले हम सीपी निकालेंगे। हम आपको क्या बताएं कि जो दिया हुआ है उसको आप देख लीजिएगा। यहाँ पर देखिए लॉस कितना दिया हुआ है, तो 20%। ठीक है, उसके बाद कितना में बेच रहा है, तो 2400 रुपये, 2400 रुपये में क्या कर रहा है, बेच रहा है, यानी कि सेलिंग प्राइस कर रहा है। हमको बताए थे कि जब सेलिंग कॉस्ट प्राइस निकालना हो और सेलिंग प्राइस दिया हो, ठीक है, कितना दिया हो, तो 2400 रुपया दिया हुआ है, तो 100 हमेशा ऊपर रखेंगे, और जो लॉस होगा वो प्रॉफिट होगा उसको हम नीचे रखेंगे। तो कितना है 20% क्या हो रहा है, तो हानि हो रहा है। 100 में 20 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 80। ठीक है, परसेंट यानी परसेंट रहेगा तो हमेशा 100 ऊपर रहेगा। अब यहाँ से काट दीजिए, 0 से 0, 8 से कितना बार 8 है 24 यानी 30 बार में, यानी कि सीपी कितना निकल जाएगा, सीपी निकल जाएगा 30 × 100 यानी कि सीपी बराबर कितना आ जाएगा 30,000। ठीक है, अब बोल रहा है
कि इसको 20% लाभ प्राप्त करने के लिए कितना रुपए में बेचना होगा। ठीक है, ये सीपी तो इतना निकल गया 3000। अब इसको क्या करेंगे, इसको हम बेचेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, सेलिंग करेंगे, सेलिंग प्राइस सेल कर देंगे हम इसको कितना में, तो 20% लाभ प्राप्त करने के लिए। ठीक है, तो देखिए 20% लाभ प्राप्त करने के लिए 3000। अब देखिए आपको अब क्या होगा, 20% लाभ यानी कि 120/100, 0 से 0, 0 से 0 यानी कि 30 गुने 120, तो 12 दिया 36 पे डबल 0 कितना आ जाएगा, 3600, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएगा, 3600 रुपये में क्या होगा, इसका विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए, तो 3600 रुपया होना चाहिए। देखिए फिर से समझिए सवाल को, सीपी हम रुपये यहाँ से निकाल लिए, कितना आ गया, 3000 रुपया आ गया। ठीक है, सीपी निकाल लिए, तो अब इसको कितना रुपए में बेचे, जो 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसका विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए, यानी 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसका विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए। तो हमको 20% लाभ प्राप्त करना है, तो उसका विक्रय मूल्य कितना होगा, यानी कि सेलिंग प्राइस कितना होगा, तो 3600 रुपया होगा। ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, तो फिर अगला सवाल देखिए क्या है कि 8 नंबर सवाल है, एल और एम एक काम को क्रमशः 30 और 90 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, यदि एक साथ मिलकर काम करते हैं तो कितने दिनों में वो काम को पूरा करेंगे। देखिए एल जो है 30 दिनों में करता है और एम जो है 90 दिनों में करता है। क्या करता है, एल 30 दिनों में करता है और एम 90 दिनों में करता है। तो दोनों सबसे पहले एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे, एलसीएम। जो हम एलसीएम लेते हैं ना, हमारा टोटल वर्क होता है। क्या होता है, टोटल वर्क। तो एलसीएम लेंगे 30 और 90 का, तो 90 आएगा। ठीक है, 30 से 90 कितने बार में, 3 बार में, 90 एकम 90। ठीक है, ये मेरा टोटल वर्क है। 30 एकम 30 दिया 90 और 90 एकम 90, ये मेरा टोटल वर्क है। ये जो मेरा निकलता है ये वाला, ये मेरा क्या है, ये मेरा एक दिन का काम है। एल का एक दिन का काम 3 है और एम का एक दिन का काम कितना है, 1 है। यानी एम एक दिन में 1 काम करेगा तो 90 दिन में 90 काम करेगा। अगर एल एक दिन में 3 काम करेगा तो 30 दिन में 90 काम करेगा, ये 90 काम करेगा। ठीक है, अब दोनों मिलकर यानी कि एल प्लस एम मिलकर कितने दिन पूरा करेगा, तो 90। दोनों का एफिशिएंसी कितना है, तो एफिशिएंसी है 3 और 1 4। ठीक है, 4। अब यहाँ से काट दीजिए, काटिएगा तो 2 से काटिए 45 बार में, 2 से 2 बार में, यानी कि 45/2। अब ये बट्टा में आ रहा है। देखिए सबसे पहले ऑप्शन किस में, बट्टा में, तो डी में है। देख लीजिए यहाँ पर डायरेक्ट आप आंसर भाग सकते हैं, लिख सकते हैं 22/1/2 दिन में क्या करेगा, काम को समाप्त कर देगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, समझ गए होंगे। तो फिर अगला सवाल देखते हैं, 9 और 10 नंबर सवाल। आइए दोस्तों 9 नंबर सवाल को सॉल्व करते हैं। देखिए 9 नंबर सवाल जो है, एक वृत्त का क्षेत्रफल 616 वर्ग मीटर है। ठीक है, इसका व्यास क्या होगा। ठीक है, व्यास पूछ रहा है। फिर अगला सवाल है कि केंद्र सरकार बाढ़ग्रस्त ए, बी और सी 3 राज्यों को एक निश्चित राशि 2, 3, 4 के अनुपात में देती है। यदि सी को ए से 400 करोड़ रुपये अधिक मिले तो बी का मान क्या होगा। ठीक है, बी का पूछ रहा है, ये आपको सॉल्व करके बताना है। कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले सॉल्व करते हैं 9 नंबर सवाल को। वृत्त के बारे में दिया, तो वृत्त की कुछ प्रॉपर्टीज जान लीजिए। देखिए वृत्त, ठीक है, वृत्त क्या होती है, गोलाकार होती है, आपको पता है। केंद्र, ये क्या होती है, केंद्र, जिसको हम यहाँ से ओ से भी नोट करते हैं। लेकिन देख लीजिए, केंद्र से खींची गई परिधि पर रेखा क्या कहलाती है, वृत्त कहलाती है। केंद्र से खींची गई परिधि पर रेखा वृत्त कहलाती है। कहीं भी खींच दीजिए, ठीक है, कहीं भी खींच दीजिए, हमेशा क्या कहलाएगी, वृत्त, यानी कि त्रिज्या। क्या कहलाएगी, त्रिज्या, जिसको हम लोग आर से डिनोट करते हैं, कैपिटल आर से। ठीक है, केंद्र से खींची गई रेखा, केंद्र से परिधि पर खींची गई रेखा, केंद्र से परिधि पर खींची गई रेखा क्या कहलाएगी, वो त्रिज्या कहलाएगी। ठीक है, अब देखिए अगर आपसे पूछ दे कि जीवा के बारे में, ये मेरा केंद्र हो गया जीवा। ठीक है, ये मेरा क्या है, जीवा है। अगर आपसे पूछे सबसे बड़ी जीवा कहाँ से होकर गुजरती है, तो सबसे बड़ी जीवा जो है वो केंद्र से होकर गुजरती है। कहाँ से होकर गुजरती है, केंद्र से। ठीक है, सबसे बड़ी जीवा केंद्र से होकर गुजरती है। जो केंद्र से होकर गुजरती है वो सबसे बड़ी जीवा होती है। ठीक है, इसको हम लोग डायमीटर भी डायरेक्ट बोलते हैं। जैसे कि देखिए आर ये हो गया यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आर हो गया, तो यहाँ से हो जाता है डी बराबर 2r, यानी कि व्यास जो है त्रिज्या की क्या होती है, दुगनी होती है। व्यास त्रिज्या की दुगनी होती है, तो डी बराबर क्या होता है 2r। अगर आप पूछ दें कि वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल। और वृत्त की परिधि तो 2 पाई आर। ठीक है, 2 पाई आर वृत्त की परिधि होती है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, और व्यास जो है त्रिज्या की दोगुनी होती है। तो इतना पॉइंट्स आपको याद रखना है। ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं। तो देखिए सवाल क्या बोल रहा है, सवाल बोल रहा है कि एक वृत्त का क्षेत्रफल 616 वर्ग मीटर है, तो इसका व्यास क्या होगा। देखिए वृत्त का क्षेत्रफल यानी कि पाई आर स्क्वायर कितना दिया है, 616 वर्ग मीटर। ठीक है, तो पाई का मान हम यहाँ 22/7 लेंगे। क्या लेंगे, पाई का मान 22/7 लेंगे।
गुने आर स्क्वायर बराबर 616, क्या हो जाएगा 600, ठीक है 616। अब देखिए यहाँ से कटाइए, कुछ कटेगा, 22 से 616 बार में काटेंगे, तो 22 से 616 बार जब आप काटिएगा तो 2 बार में लगेगा, 22 दूनी 44, ठीक है 22 दूनी 44, यानी कि आप जब इसको काटिएगा तो 22 8 यानी कि 28, यानी कि 28 बार में कट जाएगा, ठीक है 22 से जो 616 है वो 28 बार में कट जाएगा। यहाँ से क्या आ जाएगा आर स्क्वायर बराबर 28 गुने 7, यानी कि आर स्क्वायर बराबर 196, 856 के 6 हाथ मेरा 5, 7 दूनी 14 और 5 19, यानी कि 196, ठीक है। अब इस स्क्वायर को बराबर को साइड भेजिएगा तो रूट चढ़ेगा, तो आर बराबर अंडर रूट 196, ठीक है। तो यहाँ से आर का मान कितना आ जाएगा, आर का मान आ जाएगा 14, ठीक है। आर का मान कितना आ गया 14, यानी कि त्रिज्या निकल गया 14। निकालना क्या है आपको, व्यास निकालना है, यानी कि डायमीटर निकालना है। तो व्यास बराबर फॉर्मूला क्या होता है, डी बराबर 2r होता है, यानी कि व्यास जो है त्रिज्या की दोगुनी होती है। तो यहाँ पर पुट कर दीजिए 2 गुने 14, क्या आ जाएगा 28, ठीक है, यानी कि त्रिज्या कितना, व्यास कितना निकल गया 28, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, समझ गए होंगे। फिर अगला सवाल देखिए है कि केंद्र सरकार बाढ़ग्रस्त ए, बी और सी 3 राज्यों को एक निश्चित राशि 2:3 अनुपात में देती है। यदि सी को ए से 400 करोड़ रुपए अधिक मिले तो बी का मान क्या होगा। सबसे पहले यहाँ से देखिए रेशियो निकालते हैं, ए बी और सी का रेशियो कितना है, तो 2:3:4 है, ठीक है 2:3:4। यहाँ पे दिया हुआ है कि सी को ए से 400 करोड़ रुपए अधिक है। यहाँ देखिए कितना अधिक है, ए जो है सी से कितना अधिक है, कितना अधिक है 2 अधिक है, ठीक है। सी को ए से कितना अधिक है, तो 2 अधिक है, 2 अधिक है, लेकिन अधिक कितना दिया हुआ है 400 करोड़ रुपए, यानी 2 का मान दिया है 400 करोड़, यानी कि 400 दिया है। तो 1 का मान कितना आ जाएगा, तो 400/2 आ जाएगा, ठीक है 400/2। निकालना है क्या, तो निकालना है बी का मान, बी का मान कितना है 3, तो 3 बराबर क्या हो जाएगा 400/2 गुने 3, 2 से काटिएगा 200, 200 और 3 यानी कि 600, ठीक है 600 करोड़ रुपया क्या होगा अधिक, बी का मान होगा कितना, तो 600 करोड़ रुपया, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। देखिए रेशियो में कितना अधिक है, तो रेशियो में 2 अधिक है, रेशियो में जब 2 अधिक है, अब यहाँ पे अधिक कितना दे दिया है, तो 400 करोड़ रुपया अधिक दे दिया है। 2 का मान कितना हो गया 400, यानी 1 का मान निकालनी है, तो यहाँ का 1 का मान 200 हो जाएगा, 3 का मान 600, यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। तो चलिए फिर अगला सवाल देखते हैं, 11 और 12 नंबर सवाल, टोटल 15 सवाल कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स 11 नंबर सवाल को देखते हैं। देखिए 11 नंबर सवाल, एक वस्तु 20% की छूट पर 24 रुपये में बेची गई, ठीक है। यदि छूट 25% हो तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए जब भी छूट होता है ना, डिस्काउंट जब भी होता है तो मेन प्राइस पे होता है, यानी कि एमपी पे होता है, ठीक है अंकित मूल्य पे। और जब भी लॉस होगा, जब भी प्रॉफिट होगा तो हमेशा सीपी पे होता है, यानी कि कॉस्ट प्राइस पे। इसको आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए है कि एक से एक काम का 25% एक दिन में समाप्त कर सकता है, वाई उसी काम का एक 12.5%, ठीक है यानी कि 12.5% एक दिन में पूरा कर सकता है। यदि वे दोनों एक साथ मिलकर काम करें तो कितने दिनों में काम को समाप्त कर देगा। ये मेरा 4 ऑप्शन हो गया। देखिए सबसे पहला 11 नंबर सवाल को सॉल्व करते हैं। देखिए एक वस्तु 20% की छूट पर इतना रुपये में बेची गई, कितने रुपये में, तो 24 रुपये में। हम क्या बताएं कि जब भी डिस्काउंट होगा तो हमेशा एमपी पे होता है, किस पे होता है, मेन प्राइस पे, ठीक है यानी कि अंकित मूल्य पे। और जब भी प्रॉफिट और लॉस होगा तो किस पे होगा, तो सीपी पे यानी कि कॉस्ट प्राइस पे। तो देखिए यहाँ से हम एमपी निकालेंगे, यानी कि मेन प्राइस कितना हो जाएगा, तो डिस्काउंट कितना है, तो 20% है, ठीक है किस पे, तो 24 रुपया पे डिस्काउंट कितना है 20%, यानी कि डिस्काउंट यानी कि घटाएंगे 100 में घटाएंगे 20%, यानी कि 80%, यानी 80/100 हो जाएगा। 0 से 0, 0 से 0 कितना हो जाएगा, गुना कर दीजिए। 8 चक 32 के 2 हाथ मेरा 3, 8 दूनी 16 और 3 19, यानी कि 192, 19 20 1920 रुपये। फिर से देख लीजिए 8 चक 32 के 2 हाथ मेरा 3, 8 दूनी 16 और 3 19, यानी कि मेन प्राइस कितना निकल गया 1920 रुपये। क्या निकल गया ये मेरा, ये मेन प्राइस निकल गया। अब इस पे डिस्काउंट बोल रहा है, अब इस पे यानी कि इस पे डिस्काउंट कितना बोल रहा है 25%। जब इसमें हम डिस्काउंट देंगे 25% तो जो भी मेरा आएगा वो मेरा मेन प्राइस होगा। तो देखिए ये फॉर्मूला होता है यहाँ पे, आप इसको देख लीजिए। देखिए मेन प्राइस, ठीक है, और डिस्काउंट परसेंट बराबर होता है विक्रय मूल्य। क्या होता है, विक्रय मूल्य। यहाँ से मेरा क्या निकलेगा, विक्रय मूल्य निकल जाएगा, यानी कि मेन प्राइस कितना है 1920, 1920, ठीक है 1920। उसके बाद डिस्काउंट कितना दे रहा है, तो डिस्काउंट दे रहा है कितना 25%, यानी कि छूट दे रहा है, तो 25 75/100 हो जाएगा। अब यहाँ से देख लीजिए
25 दिया, 25 चक। अब 4 से ही जरूर कटेगा, तो 4 से काट दीजिए। देखिए 4 चक 16, कितना बच गया 3 और 8 चक 32, ठीक है, यानी कि 480। यानी कि हाँ देख लीजिए 480 गुना 3, अब गुना कर दीजिए। 8 दिया 24 के 4, हाथ में रहा 2 और 4 दिया 12 13 14, यानी कि 1440। 1440 तो नहीं है, फिर से देख लेते हैं, ठीक है। 8 चक 32 के 2, 8 दिया 24 के 4, हाथ में रहा 2, 4 दिया 12 13 14, कहीं मिस्टेक हुआ है देख लीजिए फिर से। देखिए पहले दिया हुआ था सवाल की एक वस्तु 20% की छूट पर इतना रुपए में बेची गई, यदि छूट 25% हो तो वस्तु का विक्रय मूल्य याद कीजिए। एमपी कितना दिया हुआ है, एमपी दिया हुआ था कितना 24 रुपया, डिस्काउंट कितना दिया है 80%, तो 80/100, 100 जिससे कट गया 0 से 0। अब यहाँ से 8 चक 32 के 2, हाथ में रहा 3, ठीक है, 8 दूनी 16 और 3 19, ये तो सही है, ठीक है, मेन प्राइस यहाँ पे। अब यहाँ पे देख लेते हैं 25 दिया 75, 25 चक 100, 4 से काटिए, सॉरी यहाँ पे 4 कितना होगा 4 चक 16, ठीक है, 4 चक 16 देख लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पे 4920, ठीक है, 4 चक 16, 3 8 चक 32, ठीक है, 8 चक 32 यानी 480। अब 480 में मल्टीप्लाई कीजिएगा कितना, 8 दिया 24 के 4, यार यहाँ पे जब मल्टीप्लाई कीजिएगा कितना आएगा 480 गुना 3 कीजिएगा तो 8 चक 32 के 2, हाथ में रहा 3, ठीक है, 4 दिया 12 13 14, 1420 तो ऑप्शन में भी नहीं है यार। एक मिनट देख लेते हैं दोस्तों, क्या दिक्कत है, प्रॉब्लम क्या है भाई। देखिए दोस्तों यहाँ पे मिस्टेक क्या हुआ है, मिस्टेक हुआ है, ठीक है। देखिए जब से एमपी दिया हुआ है ना, हम उसको फिर से बना देते हैं, आपको देख लीजिए फिर से क्या होगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ठीक है, इसलिए आंसर नहीं आ रहा था। सवाल था कि एक वस्तु 20% की छूट पर 24 रुपये में बेची गई, ठीक है, यदि छूट 25% हो तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए यहाँ पे फिर से देखिए छूट दिया हुआ कितना, यानी कि 20% किस पे, तो 2400 पे, यानी कि यहाँ से मेन प्राइस निकालेंगे, ठीक है, 2400। हम आपको क्या बताए थे, जब भी यहाँ पे क्या दिया हुआ है सेलिंग, यानी बेची गई है तो वस्तु को बेच रही है तो एसपी दिया हुआ है, जब भी एसपी दिया रहा है तो 100 हमेशा ऊपर होगा। क्या बताए थे, 100 ऊपर होगा, और जो भी डिस्काउंट होगा या प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा वो क्या होगा, नीचे होगा। कितना परसेंट है, तो 20% छूट दिया जा रहा है, तो 20% छूट देंगे तो 80, ठीक है। अब यहाँ से काटिए 0 से 0, 8 से 3 बार यानी कि 30, यहाँ से क्या निकल जाएगा, एमपी निकल जाएगा 30 गुने 100 यानी कि 3000, यानी एमपी का मान कितना आ जाएगा 3000, ठीक है, एमपी कितना आ जाएगा 3000। अब इस पे बोल रहा है कि फॉर्मूला था एमपी बराबर होता है एमपी गुने डिस्काउंट परसेंट, ठीक है, डिस्काउंट परसेंट बराबर होता है विक्रय मूल्य। क्या होता है, एमपी गुने डिस्काउंट परसेंट बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य होता है, ठीक है। अब देखिए एमपी कितना दिया हुआ 3000 रुपया, 3000 हमको निकालना है, यहाँ से हमको विक्रय मूल्य पूछ रहा है, विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है, यहाँ से मेरा विक्रय मूल्य निकल जाएगा, 3000 दिया हुआ है एमपी, ठीक है। उसके बाद डिस्काउंट परसेंट फिर कितना दे रहा है, 25% डिस्काउंट दे रहा है, तो 25% डिस्काउंट यानी 75/100, ठीक है, 0 से 0, 0 से 0 डबल 0 कट जाएगा, यानी कि 30 गुने 75 कितना आ जाएगा। अब गुना कीजिएगा, 15 के 5, हाथ में रहा 1, 7 21 और 1 22, तो 2250 रुपये क्या होगा, ये मेरा क्या होगा, विक्रय मूल्य होगा। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, समझ गए होंगे। हम यहाँ पे सिर्फ कुछ नहीं कर रहे थे, उसमें गलती ये हो गया था कि 80 ऊपर चला गया था और नीचे 100 आ गया था, यहाँ 100 ऊपर होगा और 80 नीचे होगा, ठीक है। जब भी आपका यहाँ पे सेलिंग प्राइस दिया हो, तो जब भी आपका डिस्काउंट या फिर प्रॉफिट या फिर लॉस दिया हो, ठीक है, और जब भी यहाँ पे सेलिंग प्राइस दिया हो तो 100 हमेशा ऊपर होगा और जो प्रॉफिट या लॉस होगा वो हमेशा नीचे होगा, ठीक है। कैलकुलेशन यहाँ पे आप कर सकते हैं। फिर अगला सवाल है कि x एक काम का 25% एक दिन में समाप्त कर सकता है, y उसी काम का 12.5% एक दिन में पूरा कर सकता है। यदि वे दोनों एक साथ मिलकर काम करें तो कितने दिनों में काम को समाप्त कर देगा, ठीक है। देखिए x जो है एक काम का 25% एक दिन में समाप्त करता है, x जो है एक काम का 25% कितना दिन में समाप्त करता है, एक दिन में समाप्त करता है, ठीक है। 25% यानी कि 1/4, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं 25% यानी 1/4 लिख सकते हैं, ठीक है। तो 25% के जगह हम क्या लिख सकते हैं 1/4, यानी कि देख लीजिए कैसे करेंगे इसको, 25% यानी 1/4 यानी x बराबर क्या लिख सकते हैं आप, 25% 1/4 यानी कि 1, यानी कि कितना आ जाएगा 4 दिनों में। x जो है 4 दिनों में काम को समाप्त कर सकता है, ठीक है। अब अगला क्या है, तो y उसी काम का कितना परसेंट, तो 12.5% एक दिन में पूरा कर सकता है, यानी कि y जो है
12.5%। तो इसी को आप तोड़ सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्ट लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। 25% यानी परसेंट हटाएगा तो नीचे कितना जाएगा 100, ठीक है। 25 से 100 4 बार में, यानी कि 4 दिनों में काम को समाप्त कर देगा। कितने दिनों में? 4 दिनों में, ठीक है। 1 से मल्टीप्लाई होगा तो जितना संख्या उतना ही आएगा। उसके बाद बोल रहा है 22 जो है क्या करता है? 12.5% एक दिन में पूरा कर सकता है। 12.5% 12.5% हटेगा तो नीचे 100 आ जाएगा, ठीक है। अब पॉइंट यहाँ से हटाएंगे तो नीचे एक शून्य आ जाएगा। अब 25 दिया, 25 25 125 और 25 40 मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1000 आएगा, यानी कि 40 5 से 40 8 बार में, यानी कि ये भी क्या करेगा? 8 दिन में काम को समाप्त कर देगा। अब दोनों यहाँ से हम एलसीएम लेंगे दोनों का, तो दोनों का जब एलसीएम लिए कितना आ जाएगा? 8 आएगा, ठीक है। 4 से 8 2 बार में, 8 है कम 8, ठीक है। यानी एक से एक काम का 25% एक दिन में समाप्त करता है, तो एक दिन में समाप्त करेगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 4, ठीक है। वाई जो है 12.5%, इसको जब तोड़ेंगे तो ये भी 8 हो जाएगा, यानी कि एक से एक दिन के 4 एक से जो है 4 एक से एक काम को 4 दिन में समाप्त कर सकता है, वाई एक काम को 8 दिनों में समाप्त कर सकता है। तो दोनों कहाँ से जब एलसीएम लिए टोटल वर्क हो जाएगा। ये मेरा क्या है? मेरा एक दिन का काम निकलता है, जो मेरा निकलता है एक दिन का काम निकलता है। अब पूछ रहा है तो दोनों मिलकर एक साथ मिलकर काम को कितने दिन में समाप्त कर देगा? दोनों, यानी कि x प्लस वाई। काम कितना है? तो काम टोटल 8 है, ठीक है। कितना की इफिशिएंसी से करेगा? तो 2 और 1 3 की इफिशिएंसी से काम को करेगा, ठीक है। तो कितना दिन में समाप्त करेगा? भागा दीजिएगा तो 2.67 दिन में समाप्त कर देगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। देखिए अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो यहाँ पे इसको आप थोड़ा सा देख लीजिए बढ़िया से, यहाँ आप समझ लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फिर अगला सवाल देखते हैं, 13 और 14 नंबर सवाल। आइए दोस्तों 13 नंबर सवाल को सॉल्व करते देखिए। 13 नंबर सवाल है साइन थीटा बराबर 2/3 है, तो सेक थीटा तथा कॉट थीटा का मान क्या होगा, ठीक है। 4 ऑप्शन है। अगला सवाल है कि एक टैंक को 30 मिनट में भरा जा सकता है। टैंक में एक रिसाव है जो टैंक को 90 मिनट में खाली कर सकता है, तो अर्थात टैंक कितनी देर में भरा जाएगा, ठीक है। देखिए इस सवाल को करते हैं, साइन थीटा बराबर 2/3 है। कितना दे दिया है कि साइन थीटा बराबर 2/3 है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? P/H होता है, यानी कि लंब बटा कर्ण होता है। क्या होता है? P/H। P का मान कितना है? 2 और H का मान है 3। यहाँ हमको B का मान नहीं पता है, तो B बराबर फॉर्मूला क्या होता है? H² बराबर क्या होता है? H² बराबर होता है P² प्लस B²। जब यहाँ से आप B² निकालिएगा तो H² माइनस P², ठीक है। H का मान कितना है? H का मान है 3, तो 3 का स्क्वायर 9 करेंगे, माइनस P का मान कितना है? 3 है, सॉरी 2 है, तो 2 का स्क्वायर 4, यानी कि B² बराबर, तो B² बराबर कितना आ जाएगा? यहाँ पे 5 आएगा, तो यानी कि B बराबर क्या आ जाएगा? √5। B का मान कितना आ जाएगा? √5, यानी कि आधार का मान आ जाएगा √5। हमको निकालना क्या है? सेक थीटा तथा कॉट थीटा का मान क्या होगा? तो सेक थीटा पर क्या होता है? कॉस थीटा बराबर होता है B/H, ठीक है। कॉस थीटा पर क्या होता है? B/H, तो सेक थीटा पर क्या हो जाएगा? H/B, ठीक है। टैन थीटा पर क्या होता है? टैन थीटा पर होता है P/B। टैन थीटा बराबर होता है P/B होता है, यानी कि लंब बटा आधार होता है, तो इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि B/P हो जाएगा। तो ये दोनों का मान निकालना है, तो निकाल दीजिए। H का मान क्या है? तो H का मान यहाँ पे दिया हुआ है 3 है, और P का मान कितना है? तो P का मान है 2, ठीक है, यानी कि 3/2। सॉरी देख लीजिए, कॉस थीटा पर होता है B/H होता है। क्या होता है? B/H, ठीक है। तो कॉस थीटा पर B/H होता है, तो सेक थीटा पर क्या हो जाएगा? सेक थीटा पर होगा H/B, तो H/B। H का मान कितना है? H का मान है 3, और B का मान कितना निकाले? √5, यानी कि 3/√5, ठीक है। ये सेक थीटा का मान हो गया। अब यहाँ से निकालेंगे किसका मान? तो कॉट थीटा का मान। तो कॉट थीटा पर होता है B/P, तो B का मान कितना है? √5, तो √5, और P का मान कितना है? तो P का मान है 2, यानी कि √5/2, यानी कि ये दोनों क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। देख लीजिए किस ऑप्शन में है? 3/√5 और √5/2 ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है। तो देखिए अगला सवाल फिर देखते हैं, 14 नंबर सवाल। एक टैंक को 30 मिनट में भरा जा सकता है। टैंक में एक रिसाव है जो टैंक को 90 मिनट में खाली कर सकता है, तो अर्थात टैंक कितनी देर में भरा जाएगा? देखिए एक टैंक को 90 मिनट में भरा जा सकता है। देख लीजिए एक टैंक है जो 30 मिनट में क्या कर सकता है? भरा जा सकता है। उसके बाद B के जो टैंक है वो 90 मिनट में क्या कर सकता है? खाली कर सकता है। इसलिए हम इसको माइनस कर देते हैं। जो खाली करेगा उसको माइनस कर देंगे, जो भरेगा उसको हम प्लस में ही रहने देंगे, ठीक है। अब दोनों के यहाँ से हम एलसीएम लेंगे, तो दोनों को जब एलसीएम लीजिएगा तो कितना आएगा? 30 और 90 का एलसीएम, तो 90 आएगा। 30 दिया 90, और 90 एक कम 90, ठीक है। ये मेरा क्या होता है? टोटल काम होता है, ठीक है, टोटल काम होता है।
और ये मेरा 1 घंटे का 1 मिनट का भरने का एफिशिएंसी है, यानी कि 1 दिन काम होता है तो ये 1 मिनट के भरने का एफिशिएंसी है, ठीक है। तो बोल रहा है तो 90 मिनट भर खाली कर सकता है, तो टैंक कितनी देर में भरा जाएगा। और जब दोनों के एक साथ काम करेंगे तो क्या हो जाएगा, A माइनस बी होगा, ठीक है, A माइनस बी होगा 90 बटा क्या आ जाएगा 3 में से 1 घटेगा तो 2 आ जाएगा, ठीक है, यानी कि 45, यानी कि 45 मिनट क्या कर सकता है, भरा जा सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, 45 मिनट क्या कर सकता है, भरा जा सकता है। अगला सवाल देखते हैं 15 नंबर सवाल। देखिए 15 नंबर सवाल को देखते हैं। देखिए 15 नंबर सवाल है x प्लस 2y बराबर 27 है और x माइनस 2y बराबर -1 है, ठीक है। तो y का मान क्या होगा, 4 ऑप्शन हो गया। फिर अगला सवाल है x पावर 5 भागा x पावर 4, पूरा पर क्या है, पूरा पर पावर है कितना 3, फिर भागा x को सरल कीजिए, इसको सरल करना है। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पुट कर दीजिए x माइनस 2y बराबर कितना दिया हुआ है -1, इसको हम सॉल्व कर देते हैं। यहाँ प्लस माइनस कट जाएगा, x यानी कि 2x पर कितना आ जाएगा 26, यानी x का मान कितना आ जाएगा, x का मान आ जाएगा 13, ठीक है। 2 से 26 कितना मान कटेगा, तो 13 बार में x का मान जब 13 आ गया तो पुट कर दीजिए किसी में भी, यहाँ ही पुट कर देते हैं x का मान 13, यानी x का मान जब 13 तो माइनस 2y बराबर -1, ठीक है। इसको इस साइड लाइए तो 13 और एक 14 बराबर 2y, यानी कि y का मान कितना आ जाएगा 14 बटा 2, यानी कि 7, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। कुछ नहीं था, बस सिंपल था। अब इसको देखते हैं। देखिए x पावर 5 भागा, देखिए एक चीज़ समझिएगा कि अगर यहाँ पे 2 है और भागा 1 है, इसको अगर हम चाहेंगे तो 2 गुना 1/1 कर सकते हैं, ऐसा नहीं समझिए। देखिए यहाँ पे अगर हम 8 भाग 4 करते हैं, ठीक है, तो 8 भाग को जब हम गुना में कन्वर्ट करते हैं तो बटा में आ जाता है, ठीक है। जब गुना में कन्वर्ट कीजिएगा भाग को तो ये 1/4 आ जाएगा, ठीक है। जब 1/4 आएगा तो 2 से कट जाएगा। अब यहाँ से जब 4 में जब 8 में भाग दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 2 आएगा। तो यहाँ पे समझिएगा, ठीक है। तो देखिए x पावर 5 है, x पावर 5 भागा को हम गुना में कन्वर्ट करते हैं, जब गुना में कन्वर्ट कीजिएगा तो 1/x पावर 4 आएगा, ये पूरा पर पावर 3 है, ठीक है, फिर भाग x है, ठीक है। अब देखिए आपको पता है कि जब पावर समान हो, ठीक है, पावर समान हो, ये आप यहाँ पे देख लीजिए कुछ फॉर्मूला, a पर पावर m गुने a पर पावर n क्या होता है, a पर पावर m प्लस n होता है, ठीक है। जब बेस समान हो और पावर अलग अलग हो तो क्या होता है, गुना में पावर जुड़ जाता है, ठीक है। a पर पावर m भागा a पर पावर n, तो a पर पावर m माइनस n होता है, ठीक है। a पर पावर m माइनस a पर पावर m भागा a पर पावर n बराबर a पर पावर m माइनस n होता है। यहाँ पे देखिए वही है, यहाँ पे देखिए क्या है, बेस समान है, पावर अलग अलग है, तो जब ऊपर जाएगा तो क्या होगा, यानी x पावर 5 बटा x पावर 4 पर पूरा पर पावर कितना है 3, फिर भाग x है, ठीक है। जब ये ऊपर जाएगा तो घट जाएगा, यानी कि x पावर 1 हो जाएगा। जब x पावर 1 होगा यानी कि लिख सकते हैं x पावर 1 गुना पावर 3 भाग x। यहाँ पे देखिए ये पावर इसमें गुना हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, देख लीजिए यहाँ पे आ जाएगा x का क्यू आ जाएगा भाग x आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 दे सकते हैं। अब यहाँ पे फिर वही हाल हो जाएगा, यानी x पावर क्यू जब गुना में कन्वर्ट करेंगे तो 1/x पावर 1 आ जाएगा। यहाँ पे लिख सकते हैं x क्यू बटा x पावर 1। जब इसको जब ऊपर ले जाइए तो क्या हो जाएगा, x पावर 3 माइनस 1 यानी कि x पावर 2 यानी x स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। थोड़ा सा कैलकुलेशन है, ठीक है, हम समझाने के लिए समझाएं, आपको समझ में आएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर आप कमेंट्स में बताइए, हम आपको डिटेल से बता देंगे, ठीक है। ये आप समझ गए। यहाँ पे इसका आंसर कितना आ जाएगा, x स्क्वायर, यानी कि क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है ना। अगर वीडियो अच्छा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।